नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था रीट पात्रता परीक्षा 2022 का एसएसटी का सिलेबस, और आज की इस क्लास में यूनिट 3 के टॉपिक भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति के विषय में बात करने वाले हैं। यानी जो हमारे भारतीय राज्य है और विशेषता हम बात करें भारत के संबंध में, भारत में साम्राज्य स्थापित करने के संबंध में ब्रिटिश शासन ने कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई थी, उनके विषय में हमें बात करनी है। तो दोस्तों, यहाँ सिलेबस को देखें, पहली, दूसरी और तीसरी यूनिट पे चल रहे थे। 2 यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, बिल्कुल टॉपिक वाइज। मुगल प्रशासन को हमने देख लिया था। अभी हम देखेंगे भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, इस टॉपिक के विषय में बात करने वाले हैं। आइए देखें क्या है इम्पोर्टेंट और कौन सी बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए। तो दोस्तों, जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो वो साम्राज्य स्थापित करने के लिए नहीं आई थी। अगर हम कहें किस ईस्ट इंडिया कंपनी थी इंग्लैंड में और उसने ये सोचा भी चलो भारत पे कब्जा करते हैं और भारत में आई, तो ऐसा नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो केवल व्यापार करने के लिए भारत में वो आई, व्यापार करने के लिए। लेकिन वो जब यहाँ की परिस्थितियों को देखती है तो उसके मन में साम्राज्य स्थापित करने की लालसा जाग उठती है। हालांकि आई इस उद्देश्य से नहीं थी, ऐसा मानते हैं अपने। तो उस समय की जो परिस्थितियाँ थी, हमारे जो देशी शासक थे वो कमज़ोर हो चुके थे और उनमें आपस में बहुत सारी वैमनस्यता थी और उनमें अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी। तो उसी परिस्थिति का फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश की, और जब उन्होंने कोशिश की तो परत दर परत धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए, स्टेप बाय स्टेप। और उसमें सबसे पहली उपलब्धि उनके पास में आती है प्लासी का युद्ध। और प्लासी के युद्ध के बाद में बंगाल पर उन्होंने जब अधिकार कर लिया तो वो कंपनी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि वहाँ से उन्हें बहुत सा पैसा मिल रहा था और वो काफ़ी मात्रा में था। बंगाल बहुत ही बढ़िया मैदानी इलाका है, फसलें बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा रेवेन्यू उनको मिलना शुरू हो गया। तो ऐसी स्थिति को देख करके और देसी राजाओं की स्थिति को भी देखा, लाभ को भी देखा, तो वो और उनकी इच्छा बलवती हो चुकी थी कि साम्राज्य स्थापित करना चाहिए, और ये जो कंपनी है वो और ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो जाती है। अब जो है इसका उद्देश्य केवल व्यापार नहीं रह गया था, बल्कि पूरी तरह से जो हमारे देसी राज्य हैं उनको ब्रिटिश आधिपत्य में लेकर के आना उनका उद्देश्य हो चुका था। और उसने अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते सभी रियासतों को अपने प्रभुत्व में ले लिया। जो महत्वाकांक्षी होती गई, जैसे जैसे सफलता मिलती गई, तो जैसे जैसे व्यक्ति को सफलताएं मिलती हैं तो फिर वो आगे महत्वाकांक्षी और आगे बढ़ने के लिए हो ही जाता है। ऐसा ही ब्रिटिश शासन के साथ में भी हुआ था दोस्तों। और भारतीय राज्यों के प्रति अगर हम बात करें कौन सी नीतियां इन्होंने अपनाई, सामान्यतः हम पढ़ते हैं कि फूट डालो राज करो की नीति से, तो ऐसा नहीं है। खाली एक नीति कोई काम नहीं करती है। यहाँ देखें कौन सी नीतियाँ थी जिसके कारण संपूर्ण ब्रिटिश काल को हम देखें कि कौन सी नीति थी, तो संपूर्ण ब्रिटिश काल को अपने 3 भागों में बांट सकते हैं। इसमें देखिएगा, ब्रिटिश नीति की बात करें तो पहली नीति जो आती है रिंग फेंस की इनकी नीति थी, जिसे घेरे की नीति के नाम से जानते हैं। 1757 से लेकर के 1813 तक का समय था ये, जिसमें इन्होंने अपनाई थी सहायक संधि प्रणाली। दूसरी इनकी नीति थी अधीनस्थ पार्थक्य की नीति, 1813 से लेकर के 1858 तक का समय माना जाता है। व्यक्तिगत का सिद्धांत था इसमें, और एक थी इनकी अधीनस्थ संघ की नीति। ये 3 नीतियाँ अपने को पढ़नी है जो स्पष्ट करेंगी कि किस प्रकार से भारत पर साम्राज्य स्थापित करने के लिए इनकी जो नीतियाँ थी उनमें क्या क्या प्रावधान थे, कैसे वो कारगर हो पाई थी दोस्तों। तो यहाँ हम बात करें सबसे पहली नीति के विषय में, तो सबसे पहली नीति है इनकी घेरे की नीति या रिंग फेंस की नीति, जो 1757 से 1813 तक का समय इसमें अपने मानते हैं। तो अब हम देखें कि इस नीति में क्या था। इस नीति का आधार था अहस्तक्षेप और सीमित उत्तरदायित्व। यानी देशी राज्यों में हमें कोई अहस्तक्षेप की नीति को अपनाना है, यानी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना है और हमारे उत्तरदायित्व सीमित रहने चाहिए। इस नीति के निर्माता की अगर बात करें तो वारेन हेस्टिंग्स की नीति है। पहला क्वेश्चन तो आपका यही उठना चाहिए कि घेरे की नीति या रिंग फेंस की नीति के जन्मदाता कौन थे, उसके निर्माता कौन थे, तो वो थे वारेन हेस्टिंग्स। इस समय कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने अपनी एक स्पष्ट नीति के तहत देसी रियासतें जो थी उनसे संबंध बढ़ाने शुरू किए, और उन्होंने जो शक्तिशाली रियासतें थी जहां से हमला
हो सकता था उनके ऊपर, उनके विरुद्ध बफर स्टेट के रूप में देखने लगी थी। बफर स्टेट क्या होता है, जैसे अपने भारत के संदर्भ में ही बात करें तो भारत और चाइना के मध्य है नेपाल। तो नेपाल हमारे लिए बफर स्टेट का काम करता है, यानी चाइना को जब आक्रमण करना होगा भारत के ऊपर तो उसे नेपाल से होके आना पड़ेगा, इसलिए हम नेपाल की सहायता भी करते हैं। भूटान है, ये हमारे लिए बफर स्टेट का काम करते हैं। तो इसी प्रकार से अंग्रेज जो थे, जैसे मान लीजिएगा ये एक स्टेट हो गया, बफर स्टेट हो गया, इधर कोई शक्तिशाली सेना है या कोई शक्तिशाली शासक यहाँ बैठा है, इधर अंग्रेज बैठे हैं, तो इनके विरुद्ध इनसे इन्होंने इस रियासत से अच्छे संबंध बनाने शुरू कर दिए ताकि वो इनका बफर स्टेट के रूप में इस्तेमाल कर सकें। इलाहाबाद की संधि से ही इस नीति की अपनी शुरुआत मानते हैं। इस नीति में अंग्रेजों ने सुरक्षात्मक नीति अपनाई थी, यानी वास्तव में घेरे की नीति क्या थी, एक प्रकार से सुरक्षात्मक नीति थी। वो अपना ही सुरक्षा कर रहे थे बफर स्टेट बनाने के माध्यम से, देशी रियासतों से उन्होंने अच्छे संबंध बनाने शुरू किए। तो यहाँ हम ये समझें कि इस नीति में इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने इस नीति के अंतर्गत किया देशी रियासतों से अच्छे संबंध बनाना और उन्हें बफर स्टेट के रूप में इस्तेमाल करना जो शक्तिशाली रियासतें हैं उनके विरुद्ध। और इलाहाबाद की संधि जो है इसकी शुरुआत मानते हैं। इलाहाबाद की संधि में क्या हुआ, इसमें अवध जो है उसको सीमावर्ती राज्य, जिसको बफर स्टेट को हिंदी में अपने सीमावर्ती राज्य कह सकते हैं, के रूप में मान्यता देते हैं। इसी नीति के तहत अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा को अधिक महत्व देते हुए अवध को बफर स्टेट के रूप में प्रयोग किया ताकि मराठा और अफगानों से स्वयं की रक्षा की जा सके। उसमें जो देखिएगा, जब अंग्रेज भारत में आए तो उस समय उनके सामने यूरोपीय शक्तियाँ भी थी और जो हमारी देशी रियासतों की शक्तियाँ थी, जिसमें मराठा शासक भी थे, अफगान भी थे, तो उनसे सुरक्षा के लिए इन्होंने बफर स्टेट की नीति को अपनाया। एक लाइन में अगर हम कहना चाहें, घेरे की नीति में क्या था, बफर स्टेट बनाना, यानी देशी रियासतों से अच्छे संबंध बनाकर उन्हें बफर स्टेट के रूप में इस्तेमाल करना ताकि शक्तिशाली जो राज्य हैं उनसे वो अपनी क्या कर सके, रक्षा कर सके। तो सुरक्षात्मक भाव यहाँ पर हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। रिंग फेंस के काल में कंपनी द्वारा भारतीय रियासतों से संबंध जो होते थे बराबरी के होते थे, ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कहा भी जैसे हम हैं वैसे ही आप हैं, लगभग बराबरी के संबंध हुआ करते थे, साम्राज्य वाली कोई बात नहीं थी। कंपनी देशी रियासतों से होने वाली संधियों में सर्वोच्च शक्ति होने का दावा नहीं करती थी। वो उनको बराबर, जब भी किसी देशी रियासत से संधि करती थी तो उसमें एक बराबरी का भाव रखती थी, न कि ऊंच या नीच का रखती थी। तो सर्वोच्च शक्ति होने का दावा इस समय तक नहीं मिलता था। संधि में क्या किया जाता था, भी दोनों पक्ष की कौन कौन सी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएं, उनका प्रावधान हुआ करता था। इसमें दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने का, जैसे हमने कहा ना अहस्तक्षेप की नीति, तो दूसरे के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, दोनों एक दूसरे की आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगे। हालांकि अहस्तक्षेप की नीति का अंग्रेजों के द्वारा पूरी तरह से पालन तो नहीं किया गया, लेकिन विश्वास यही दिलाया गया था। जब भी कंपनी को आवश्यकता होती थी तो गवर्नर के माध्यम से कंपनी देशी रियासतों में, देशी राज्यों में हस्तक्षेप कर ही दिया करती थी। तो इस नीति के तहत संधियां हुई, उन संधियों के अंदर ये ध्यान रखा गया दोनों अपनी अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और एक दूसरे के अंदर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करना, यानी विश्वास में लेकर के उनको एक बफर स्टेट के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। लॉर्ड वेलेस्ली की अगर हम सहायक संधि की बात करें तो वो इसी का एक विस्तार हुआ करता था। इसमें साम्राज्य विस्तार के स्थान पर सुरक्षात्मक कदमों को महत्व दिया गया था। वास्तव में कौन से थे? साम्राज्य विस्तार यहाँ हमें देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि हमें यहाँ पर कौन से कारण मिले हैं, सुरक्षात्मक कारण मिल रहे हैं। इसी कारण से भारतीय रियासतों को राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से कंपनी पर निर्भर कर दिया गया था। भाई कंपनी यहाँ पर आ गई, अब वो यहाँ पर साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन सबसे जरूरी आक्रमण के कैसे करे, उसके पास में इतना सामान नहीं था, इसलिए सबसे पहले जरूरी था कि वो अपनी सुरक्षा कर सकें। तो सुरक्षा करने के लिए इन्होंने कंपनी के द्वारा जो है बाकी रियासतों से संधियाँ की गई थी, उनमें सुरक्षात्मक कदमों का ज़्यादा ध्यान रखा गया। सहायक संधि भी इसी का एक विस्तार माना जाता है। दोस्तों 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली जब गवर्नर जनरल बनकर के भारत आता है तो उसे ये एहसास होता है कि कंपनी सरकार की भारतीय रियासतों में हस्तक्षेप न करने की नीति सही नहीं है। देश में उस समय कोई शक्तिशाली रियासत भी नहीं थी। वेलेस्ली ने निर्णय लिया कि ऐसे समय में कंपनी को देश में एक प्रभुत्वशाली शक्ति बन जाना चाहिए। देखिए कि प्रारंभ में हमने क्या बात की थी, वॉरेन हेस्टिंग्स ने जब ये नीति बनाई थी तो उस समय कंपनी की स्थितियां अलग थी, लेकिन जब वेलेस्ली आता है तो उस समय
देखिएगा स्थितियां बदल जाती है, तब वो ये कहता है भी हस्तक्षेप वाली नीति जो है वो सही नहीं है, बल्कि हमें हस्तक्षेप करना चाहिए। अब कोई बड़ी सत्ता है नहीं, 1798 आते आते 1757 में प्लासी का युद्ध हो गया, बड़ी कोई सत्ता इनके सामने विशेषता रह नहीं गई थी, तो हमें क्यों ना एक प्रभुत्वशाली राष्ट्र बन जाना चाहिए। तो ये विचार रहा था वेलेज़ली के दिमाग के अंदर। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए वेलेज़ली एक बहुत ही शानदार स्कीम लेकर के आते हैं, जिसका नाम था सहायक संधि। तो जहाँ वहाँ बराबरी का अधिकार हुआ करता था, यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशन अलग थी। तो देखिए सहायक संधि में क्या हुआ करता था, इस शब्द का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, सहायक संधि किसे कहते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो सहायक संधि में क्या होता था, एक तो अंग्रेज पक्ष हो गया, एक होता था सहायक संधि करने वाली जो रियासत हुआ करती थी। तो इस रियासत में सुरक्षा और सहायता के लिए अंग्रेजी फौजें रखना होता था। यानी जिस भी देसी रियासत से अंग्रेज संधि करेंगे तो वहाँ पर ये कहा जाता था भाई आप देसी रियासत को कोई सेना रखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जो सेना है वो वैसे भी कमज़ोर है, कोई काम की नहीं है, तो सेना तो कौन सी रहेगी, फौजें हमारी रहेंगी। और फौजें हमारी रहेंगी, कभी कोई युद्ध होगा, मराठों से हो किसी से भी हो, लड़ने की आवश्यकता हो तो हमारी फ़ौज आपका साथ देगी, आपको अपनी फ़ौज रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप तो उनके खर्चे के लिए या तो कोई धनराशि दे देना। यानी एक धनराशि देने की आवश्यकता हुआ करती थी उस खर्च के बदले जो सेना को रखने के लिए होता था। साधारण सी भाषा में हम समझें तो अंग्रेजों ने देसी रियासतों से संधि की और कहा कि आपको क्या करना है, आपका जो सुरक्षात्मक जिम्मेदारी है वो हम लेते हैं, आपको फौज रखने की जरूरत नहीं, आप हमारी फौज को रखिए, लड़ना होगा, इनके पास में बेहतर हथियार है, बेहतर ट्रेनिंग है, ये आपके लिए देखिए लड़ेंगी, वैसे भी आपको अपनी फौज का खर्चा तो लगता ही है, उतना खर्चा आप हमें दे दीजिएगा। यानी फौज का खर्चा केवल आपको देना है, बाकी किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो या तो आप धनराशि दे दें या रियासत का कुछ भाग कंपनी को दे दीजिएगा ताकि वहाँ से वो अपना रेवेन्यू जनरेट कर सके, यानी पैसा चाहिए था कुल मिलाकर के। तो संबंधित शासक, अब देखिए इसके बदले में जो शासक है वो क्या करेगा, तो देसी रियासत का जो शासक है वो अपनी विदेश नीति कुल मिलाकर के किसको दे देगा, अंग्रेजों को। क्यों? क्योंकि वो किसी विदेशी या अन्य शासक से सीधा संबंध स्थापित नहीं करेगा, अगर उसको कोई संबंध स्थापित करना है तो वो अंग्रेजों के माध्यम से ही करेगा, कंपनी के माध्यम से ही करेगा। इसके लिए कंपनी की मध्यस्थता आवश्यक थी। तो देखिएगा नंबर एक बात तो हमने कहा कि सेना अंग्रेजों वाली आ गई, उनकी सेना खत्म हो गई और जो विदेश नीति थी वो अंग्रेजों के पास में आ गई थी। और किसी अन्य शासक या रियासत से मतभेद होने पर भी अध्यक्षता किसको ही करनी होगी, कंपनी को ही करनी होगी। यानी एक प्रकार से विदेश नीति भी उन्होंने अंग्रेजों को सौंप दी। इसके अलावा कोई विदेशी सत्ता है, जैसे फ्रांसीसी है, डच है, पुर्तगाली है, आदि इनको भी बाहर निकालने की शर्त देखिए जोड़ी गई थी। तो 3 शर्तें अभी तक हमने देखी। नंबर 1 तो कौन सी सेना कौन सी रखी जाएगी, अंग्रेजों की। दूसरा, उस सेना को रखने के लिए क्या दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। तीसरी हम कहें विदेश नीति जो है वो किसके पास में रहेगी, अंग्रेजों के पास में। साथ ही साथ कोई विदेशी है तो उसको भी उन्हें बाहर निकालना पड़ेगा अपनी रियासत में से, अगर कोई फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली है तो उससे भी बाहर निकालना होगा, ऐसा इसमें कहा गया। और इन सब के बदले कंपनी क्या करेगी, बाहरी आक्रमण से और आंतरिक संकटों से, विद्रोह से सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती थी। तो एक प्रकार से प्रोटेक्शन दे रही थी कंपनी, क्या दे रही थी, प्रोटेक्शन दे रही थी। और उस प्रोटेक्शन के बदले में क्या ले रही थी, सेना का खर्चा और उसकी विदेश नीति ले रही थी। ये चीज़ें उसके पास में आ रही थी, रेवेन्यू भी आ रहा था और विदेश नीति भी आ रही थी। अब इसके अलावा देखिएगा एक अंग्रेजी रेजिडेंट को भी रियासत को अपने पास में रखना पड़ता था। इसका रियासत पर बड़ा प्रभाव होता था। हालांकि कहा गया था कि ये खाली देखेगा, करेगा कुछ भी नहीं, लेकिन धीरे धीरे इसका प्रभाव भी बढ़ता चला गया था। तो इस तरह से देसी रियासतों को अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रदत्त सुरक्षा गारंटी के बदले अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता सौंपनी पड़ी थी। यानी सुरक्षा गारंटी अंग्रेजी सरकार ने उनको दे दी, बदले में जो भी राजनीतिक स्वतंत्रता थी, जैसे विदेश नीति है, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, दूसरे रियासतों से कैसे व्यवहार रहेंगे, वो सारी की सारी स्वतंत्रता उन्हें अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी थी। लॉर्ड वेलेज़ली ने इस प्रणाली के तहत सबसे पहले हैदराबाद के निज़ाम को सहायक संधि के लिए राजी किया था 1798 के अंदर। धीरे धीरे देश के अधिकांश रियासतें इस संधि के तहत आती चली गई। उन्हें देखने में ये स्कीम बहुत अच्छी लग रही थी, जिनके परिणाम भविष्य में जाकर के बहुत ही घातक होते हैं। राजस्थान की लगभग रियासतों ने 1803 आते आते कंपनी से सहायक संधि कर ली थी सभी ने।
इसका परिणाम यही हुआ कि सुरक्षित और स्वतंत्र देशी रियासतों की आंतरिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था थी जो वो बिल्कुल ही नष्ट हो गई। और इस तरह से लॉर्ड वेलेस्ली ने कंपनी सरकार की हस्तक्षेप की नीति को आंशिक रूप से त्याग कर कंपनी की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया। तो जहां रिंग फेंस की जो नीति थी उसमें हस्तक्षेप था, लेकिन लॉर्ड वेलेस्ली ने लास्ट आते आते इस नीति को भी क्या कर दिया था, बदल दिया था। फिर हम बात करें अधीनस्थ पार्थक्य की नीति। तो यहाँ क्या कहते हैं भी, हम किसी रियासत को अधीनस्थ करेंगे लेकिन उससे पृथक रहेंगे, अलग रहेंगे, यानी उसके अंदर कोई हमें हस्तक्षेप नहीं करना है। 1813 से 1858 तक का समय जो है इसका माना जाता है। 1813 में लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है वो भारत आए। उसने रिंग फेंस या घेरे की नीति को त्याग दिया और भारतीय रियासतों को अंग्रेजी प्रभुत्व स्वीकार करने के लिए बाध्य किया, क्योंकि अभी स्थितियां बदल चुकी थी, वैसी नहीं थी उस समय जैसी। 1813 तक आते आते कंपनी की सत्ता स्थापित हो चुकी थी और इन्हें अब सुरक्षात्मक दृष्टि से कोई खतरा नहीं था, यानी सारी देशी रियासतों में बड़ी शक्तियां थी वो सभी समाप्त हो चुकी थी। तो इसलिए अब सुरक्षात्मक दृष्टि से कोई खर्चा नहीं था, कोई खतरा भी नहीं था। तो इसलिए अंग्रेजी शासन ने ये सोचा कि अभी हमें सर्वश्रेष्ठता स्थापित कर लेनी चाहिए और साम्राज्य का विस्तार कर लेना चाहिए। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने आक्रामकता की नीति को अपनाया और भारत में अंग्रेजी शासन की सर्वश्रेष्ठता को स्थापित करने का प्रयास किया गया था। यह देशी रियासतों को अधीन करने की एक ऐसी नीति थी जिसमें आंतरिक शासन स्वयं रियासतों को करना होता था, उन्हें अंग्रेजी साम्राज्य में नहीं मिलाया जाता था। सरकार रियासत के प्रशासन से खुद को अलग रखते थे। यही था ना अधीनस्थ पार्थक्य, यानी किसी भी शासक को अधीन करेगी अपने, उसमें आंतरिक शासन रियासतों को खुद ही करना होगा, उन्हें अंग्रेजी शासन में नहीं मिलाया जाता था। भाई अधीन कर लिया लेकिन अंग्रेजी साम्राज्य में नहीं मिलाया, भाई आप अपना साम्राज्य खुद ही चलाओगे। तो ऐसा था इस नीति के अंतर्गत। प्रशासन से इन्होंने खुद को अलग रखा। लॉर्ड हेस्टिंग्स के पश्चात के गवर्नर इस अलगाव की नीति का भी पूरी तरह से पालन नहीं कर पाए। बेटिंग ने आरंभ में अलगाव नीति का पालन किया, लेकिन जहां हैदराबाद, जयपुर, भोपाल आदि रियासतों में आंतरिक विरोध में कोई भी रुचि नहीं ली, लेकिन वहीं बाद में मैसूर, कुर्ग, आसाम के जोटिया और कचार, कुरनूल में हस्तक्षेप भी किया था और अपने अधीन भी कर लिया था। तो अधीनस्थ पार्थक्य की नीति क्या थी? अधीन करना है लेकिन प्रशासन आदि से उनको क्या करना था, खुद को अलग रखना था। ये हस्तक्षेप या अधीनस्थ पार्थक्य की नीति थी। लेकिन बाद में जो आए उन्होंने इस अलगाव की नीति का पालन नहीं किया और आगे से आगे परिस्थितियां भी परिवर्तित होती चली गई थी। इस काल में की गई जो संधियां थी उनका जो स्वरूप था वो था कि भारतीय रियासतों के प्रति अधीनस्थ की तरह व्यवहार किया जाता था। इसी प्रकार रियासतों में स्थापित ब्रिटिश जो रेजिडेंट थे जिसकी हमने पहली बात की थी, उसका व्यवहार भी पहले के बजाय निरंकुश और हस्तक्षेप युक्त होना हो चुका था। यह भारतीय रियासतों के अधीनस्थ स्वरूप को स्पष्ट करता था। सहायक संधि में हमने क्या देखा था कि सेना तो अंग्रेजों की आ ही चुकी है, एक रेजिडेंट भी वहाँ रहा करता था और ये कहा जाता भी ये हस्तक्षेप करेगा, इसका कोई लेना देना नहीं है, प्रशासन आप अपना चलाओ, आप अपना हमें तो बस पैसा देना शुरू कर दीजिए। बाद में जब स्थितियाँ बदल गई, सारी दृष्टि से अंग्रेज सुरक्षित हो गए, तो उन्होंने अपनी इस नीति में परिवर्तन भी किया और ये देखा कि अभी इनको अधीन करना आसान है, तो अधीनस्थ की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया। रेजिडेंट जो हुआ करते थे उनका व्यवहार भी काफ़ी निरंकुश और हस्तक्षेप युक्त होना शुरू हो गया था। इस नीति का जो विकास होता है वो आगे चल करके विलय की नीति में हमें देखने को मिलता है। इसमें उत्तराधिकार के प्रश्न पर अनुमति आवश्यक कर दी गई। अब धीरे धीरे कब्जा करने के लिए इन्होंने बहाने बनाने शुरू कर दिए, एक तरह से विलय की नीति बना दी। यानी राजा का बेटा राजा बनता था, लेकिन उत्तराधिकार से संबंधित कोई प्रश्न था तो उसमें ब्रिटिश सरकार की अनुमति को अनिवार्य कर दिया गया। इसका चरम विकास जो है वो हमें डलहौजी की राज्य हड़प नीति में देखने को मिलता है, जब ब्रिटिश शासन की निरंकुशता और भारतीय रियासतों के विलय पर जोर दिया जाता है। अब इस समय ब्रिटिश शासक निरंकुश होता चला जाता है और एक तरह से किसी न किसी बहाने से डलहौजी जब आते हैं तो वो राज्यों को हड़पना शुरू कर देता है, जिसे राज्य हड़प नीति के नाम से जानते हैं। डलहौजी 1848 में भारत में आता है, 56 तक रहता है और 57 में क्रांति हो ही जाती है। 56 तक रहता है, उस समय से पहले तक तो अप्रत्यक्ष रूप से जो कंपनी है उसी का शासन था। तो 1856 तक शासन रहता है। उसने अपने शासनकाल में देशी राज्यों को साम्राज्याधीन करने की नीति को अपनाया। इसके लिए उसने प्रत्येक उपयोगी अवसर को भुनाया
उसने व्यपगत के सिद्धांत को लागू किया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लागू किया था, जिसके अंतर्गत क्या किया जाता था देखिएगा। इसके अनुसार यदि किसी राज्य का शासक बिना जीवित उत्तराधिकारी के मृत्यु को प्राप्त हो जाता था, यानी किसी के संतान नहीं है, तो उस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। शासक को बच्चा गोद लेने की अनुमति नहीं हुआ करती थी। इसके तहत कुप्रबंध के आधार पर भी राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना शुरू कर दिया गया। तो व्यपगत सिद्धांत क्या था, एक प्रकार से जो है राज्य हड़प नीति थी, यानी किसी न किसी बहाने उसमें यह लगाया गया कि आप प्रबंध आपका अच्छा नहीं है, आप संभाल नहीं पा रहे, इसलिए हम इसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला रहे हैं। दूसरा कि आपका कोई उत्तराधिकारी जीवित ही नहीं है, जीवित उत्तराधिकारी आपका है नहीं, गोद आप ले सकते नहीं हैं, तो फिर आपका जो राज्य है वो हमारे पास में आ जाएगा। इस तरह से उन्होंने नीतियाँ अपनाई थी। इसी नीति के तहत डलहौजी ने 1848 में सतारा, 1849 में जैतपुर और संबलपुर, 1850 में बघाट, 1852 में उदयपुर छत्तीसगढ़, 1854 में झांसी और नागपुर, इन रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। अवध रियासत जो थी उनको कुप्रबंध के आधार पर मिलाया गया था। युद्ध के द्वारा 1849 के अंदर पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके सभी को मिला लिया था। अब गोद निषेध नीति, जो हमने कहा गोद तो लिया नहीं जा सकता था, तो गोद निषेध के द्वारा सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वाला, तो गोद निषेध नीति के तहत इनको अंदर मिलाया गया था। युद्ध के द्वारा पंजाब, सिक्किम, बर्मा को और बकाया वसूली के द्वारा बरार को मिलाया गया था। यहाँ से एक ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुशासन के आरोप पर अवध को मिलाया गया था। डलहौजी ने रियासतों को 3 भागों में बांटा, एक तो स्वतंत्र रियासतें, एक संरक्षित मित्र और तीसरी थी अधीनस्थ। स्वतंत्र रियासतें कौन सी थी? जो कंपनी को कर नहीं दिया और कंपनी से सीधे संधि की थी, डायरेक्ट जिन्होंने कंपनी से सीधी संधि की थी, ऐसी रियासतें गोद ले सकती थी। संरक्षित मित्र ऐसी रियासतें थी जो पहले पुर्तगाली या मराठों के अधीन हुआ करती थी। जब मराठाओं को अंग्रेज़ों ने अपने अधीन कर लिया, देखिएगा, एक तो वो हम कहें वो रियासतें जो सीधी कंपनी से संधि करती हैं, यानी उनकी इतनी ताकत थी, इतनी पावर थी उनके पास में, बड़ी थी, इन्होंने सीधे कंपनी से संधि की, तो वे तो गोद ले सकती थी। लेकिन कुछ रियासतें ऐसी थी जो या तो पुर्तगालियों के अधीन थी और मराठाओं के अधीन थी। अब मराठाओं और इनके अधीन थी, तो जब मराठा और पुर्तगाली अधीन हो गए, तो फिर एक प्रकार से मराठा के अधीन जो भी रियासतें थी वो भी इनके अधीन आ गई, तो उनकी शर्तें मानने को जरूरी नहीं थी। इसलिए उन्हें जो है मित्रता का दर्जा दिया गया और उन्हें गोद लेने के लिए अनुमति की आवश्यकता थी, यानी अनुमति लेकर के गोद ले सकते थे। एक था अधीनस्थ रियासतें, जिनको अधीन किया गया है, जिन्हें कंपनी ने पुनर्स्थापित किया है, इन्हें कंपनी गोद की अनुमति नहीं दिया करती थी। इस प्रकार की 3 रियासतें उस समय हुआ करती थी। अधीनस्थ संघ की नीति की बात करें, 1858 से 1935 तक रही। 1857 के बाद में, 1857 में जो राज्य हड़प नीति चल रही थी, उससे पहले 56 तक चली। उसमें क्या हुआ, बहुत सी रियासतों को मिला लिया गया, तो जिससे विद्रोह हुआ 1857, और 1857 के बाद में परिवर्तन हुआ नीतियों में भी। ब्रिटिश सरकार की नीति अधीनस्थ संघ की तरह आती है। इसमें सरकार देशी रियासतों को अलग अलग करने के बजाय ब्रिटिश शासन के नज़दीक लाने का कार्य करती है। 1858 के बाद भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधा कहाँ चला गया? ब्रिटिश शासन के तहत। अब वो एक एक रियासत से संबंध नहीं रख सकती थी, इसलिए उसने संघ बनाने की आवश्यकता को समझा। अंग्रेजी सरकार ने नीति अपनाई कि भारतीय राजाओं के साथ हमें अच्छे संबंध बनाई, और ताकि आवश्यकता होने पर हमारे काम आई। तो इसमें अधीनस्थ में क्या था कि अधीनस्थ संघ पूरा एक संघ की तरह काम करे, कभी इनसे अच्छे संबंध बनाओ ताकि हमें ज़रूरत हो तो कभी ये हमारे काम आएंगे। महारानी विक्टोरिया ने 1858 में घोषणा की थी कि वह देशी रियासतों को अपने राज्य में नहीं मिलाएंगे। देशी राज्यों के अधिकारों और प्रतिष्ठा को ब्रिटिश शासन के समान ही समझा जाएगा, बराबरी का अधिकार रहेगा। भारतीय शासकों को बच्चा गोद लेने का अधिकार होगा, लेकिन कब तक? जब तक सरकार के आज्ञाकारी रहेंगे, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट या हानि भी नहीं होने दी जाएगी। ब्रिटिश सम्राट के प्रति आज्ञाकारिता की शपथ इन्हें लेनी होती थी, और वे विदेशी राज्य या प्रजाजन से सरकार के माध्यम से ही संबंध रखेंगे। कोई अन्य विदेशी राज्य हैं, प्रजाजन हैं, तो उससे सरकार के माध्यम से ही संपर्क रखेंगे, यानी विदेश नीति एक प्रकार से इनके हाथ में ही आती जा रही थी। कैनिंग जो था वो देशी राज्यों के प्रति इस नीति का सूत्रपात करने वाला व्यक्ति था। 19वीं शताब्दी के अंत तक ये कायम भी रही। परवर्ती वायसराय जो आए, उन्होंने भी इसी नीति को अपनाया था और बाद में यही नीति चलती रही थी। इन्होंने क्या कहा
कि जो अधीनस्थ हैं वो अधीनस्थ हमारे रहेंगे, लेकिन हमें उनका सहयोग प्राप्त करना है ताकि वो हमारे काम में आए, और आगे हुआ भी यही था दोस्तों। तो इस नीति के तहत एक नए प्रकार के संबंधों की छवि बनी, जिसने भविष्य में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साधन के रूप में काम किया। लेकिन देशी राजाओं ने सुव्यवस्थित शासन चलाने और जन कल्याण के स्थान पर विलासितापूर्ण जीवन अपनाना शुरू कर दिया और जनता के साथ कठोर व्यवहार करना शुरू कर दिया। देखिएगा, जब ब्रिटिश शासन है उनको कोई काम रह गया नहीं, युद्ध होने बंद हो गए, सारे जिम्मेदारियां तो किसके पास में आ गई, अंग्रेजों के पास में। तो अब उन्हें फ्री हो गए थे, तो एक प्रकार से अब उन्होंने विलासितापूर्ण खाना पीना मौज करने वाला जीवन जीना शुरू कर दिया। अब उसके लिए ज़्यादा पैसा चाहिए, तो जनता के साथ में कठोर व्यवहार इन्होंने करना शुरू कर दिया था। 19वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश सरकार ने कुप्रशासन, कलह, विद्रोह, सती प्रथा, बाल हत्या जैसे मामलों के जरिए प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की प्रथा के रूप में बदल गई, फिर सीधे सीधे हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया बाद में, और राज्यों को बहुत से अधिकारों से वंचित कर दिया। जैसे कि अब वह कुप्रशासन के आरोप में शासक को हटा सकती थी, शासक विदेशी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकते थे, उत्तराधिकार कर, कानूनों में सरकार का हस्तक्षेप, सिक्के चलाने का अधिकार, ये सारे अधिकार धीरे धीरे इन्होंने छीन लिया, क्योंकि अब उनके सामने लड़ने वाली कोई शक्ति रह नहीं गई थी। कर्जन के काल में यह हस्तक्षेप जो था वो चरम पर रहा। लॉर्ड कर्जन के काल में जहां नरेशों को संरक्षण की गारंटी देकर अपना आज्ञाकारी बनाया गया, वहीं दमनकारी शासकों के विरुद्ध जनता के कल्याण के पोषक के रूप में भी अपनी छवि बनाई। जहां मान लीजिएगा कोई शासक दमन करता तो ये उसको हटा देती थी, तो जनता की नज़र में तो अंग्रेज सरकार बहुत अच्छी हो गई, तो वो कल्याण के पोषक के रूप में इसने अपनी छवि बना ली। लॉर्ड मिंटो के समय में संबंध में एक नया मोड़ में देखने को मिलता है। वो महसूस करता है कि बंगाल विभाजन के बाद राष्ट्रवादी ताकतों का मुकाबला देसी नरेश ही कर सकती हैं, है ना। बंगाल विभाजन हुआ, उसके बाद में जैसी परिस्थितियाँ हुई, देसी रियासतों ने सहयोग किया है, तो वही ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, देसी रियासतों को अंग्रेजी सरकार के पक्ष में ही लाना होगा, तो उन्हें अंग्रेजी सरकार के पक्ष में लाने की नीति अपनाई। इस प्रकार से हस्तक्षेप की नई नीति का आरंभ होता है दोस्तों। इस प्रकार से एक हस्तक्षेप की नई नीति का आरंभ होता है, एक सहयोगात्मक नीति का आरंभ होता है दोस्तों। राज्यों के प्रशासन के सुधार के लिए स्वयं हस्तक्षेप के स्थान पर इस प्रकार के प्रयास किए गए कि वो सुधार स्वयं ही करें, रियासतें हैं जो स्वयं ही सुधार करें। हस्तक्षेप की एक नई नीति बन गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के समय सरकार और राज्यों के मध्य गहरी दोस्ती देखने को मिलती है। कमोबेश स्वतंत्रता प्राप्ति तक यही नीति हमें देखने को मिलती है। राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है, और अब ये आवश्यक भी नहीं रह गया था, क्योंकि सब एक सिस्टम में ढल चुका था, सारी चीज़ें बड़ी अच्छे से चल रही थी दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति, भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश साम्राज्य की जो नीति थी उसको समझा। दोस्तों, वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर करना, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर मुझे। आपके कमेंट्स मेरे लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल और केवल आपको यहाँ से चैनल पर मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक यूँ ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।